जिसको बोलते हैं अपन डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट को अपन न्यू से डिनोट करते हैं, किससे, म्यू से, और वो क्या होता है हमारे पास, चार्ज इंटू डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट आपने फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है हमारे पास, चार्ज इंटू क्या होता है, डिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। तो जो चार्ज जो होता है ना वो मेरा डोमिनेटिंग फैक्टर होता है। कौन सा फैक्टर होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर, क्योंकि मोस्टली अपन चार्ज से ही कंपेयर करते हैं डायपोल मोमेंट को। लेकिन डिस्टेंस खाली एक ही जगह डोमिनेंट होता है पूरे केमिस्ट्री के अंदर, एक ही सवाल है जहाँ पर अपने को डिस्टेंस से देखना है, बाकी कोई सवाल नहीं है। कौन सा सवाल है वो, CH3Cl, खाली CH3Cl के अंदर ही क्या होता है मेरे पास, क्या होता है, डिस्टेंस डोमिनेटिंग होता है, बाकी किसी जगह नहीं होता। तो याद रखना डायपोल मोमेंट क्या होता है मेरे पास, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज क्या होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, लेकिन डिस्टेंस खाली एक ही जगह डोमिनेटिंग कहाँ पर, खाली CH3Cl वाले सवाल के अंदर। तो डायपोल मोमेंट समझ गया क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस मेरे पास हो जाता है। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपन समझ लेते हैं, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अच्छे से समझना, ठीक है। दो होता है, एक होता है फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन अलग होता है, और केमिस्ट्री के अंदर डायरेक्शन मेरा जो होता है अलग हो जाता है। फिजिक्स के अंदर क्या ऐसे अपन बनाते हैं, तो फिजिक्स के अंदर डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है ना, तो हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेते हैं, ठीक है। यानी कि एरो के हेड के ऊपर पॉजिटिव रहेगा और एरो के टेल के ऊपर नेगेटिव रहेगा, किसका ना, फिजिक्स के अंदर। लेकिन केमिस्ट्री के ना उल्टा हो जाता है डायरेक्शन। केमिस्ट्री के ना अपन ना एरो ही ऐसा बना देते हैं, ऐसा याद रखना, केमिस्ट्री का ना एरो ऐसा बना देते हैं। अब ऐसा नहीं लग रहा कि एरो के टेल के ऊपर देखो ऐसा प्लस साइन है, तो केमिस्ट्री का ना एरो के टेल के ऊपर पॉजिटिव हो जाता है और हेड के ऊपर नेगेटिव हो जाता है। वापस देख लो, फिजिक्स और केमिस्ट्री का ना डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, अलग हो जाता है। कि फिजिक्स के अंदर क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ जाता है डायरेक्शन, ठीक है, डायपोल मोमेंट का साइन। लेकिन केमिस्ट्री का ना कुछ नहीं, एरो ही वैसा बनता है। देखो एरो ही मेरे पास ऐसा बन गया, ठीक है। तो एरो ऐसा बन गया तो मेरे पास देखो बॉटम पे ऊपर पॉजिटिव साइन आ गया, तो एरो के, ठीक है, एरो के ऊपर अपने आप नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो समझ गया, केमिस्ट्री कहना अलग हो जाता है, केमिस्ट्री कहना, ठीक है, प्लस साइन वाला एरो बनता है, इतना बस याद रखना, ठीक है। केमिस्ट्री कहना प्लस साइन वाला एरो बन जाता है, क्योंकि याद रखना केमिस्ट्री यानी कि मेडिकल का साइन कैसा होता है, ठीक है। मेडिकल का साइन ऐसे ही होता है ना, मेडिकल किसी बाहर जाएंगे तो ऐसे मेडिकल का कोई भी साइन होता है तो कैसा होता है, ऐसे ही हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमेशा केमिस्ट्री कहना, देखो केमिस्ट्री कहना हमेशा ऐसा प्लस होता है, क्योंकि कोई भी केमिस्ट यानी दवा वाले के पास जाओगे तो उसके बाहर ऐसा ही पोस्टर ऐसा लटका रहता है, ठीक है, मेडिकल के साइन का। तो इसलिए याद रखना केमिस्ट्री यानी कि दवा दारू, ठीक है, दवा दारू यानी मेडिकल वाला, मेडिकल वाले के पास क्या लटका रहता है, ऐसा प्लस साइन का पोस्टर बाहर लटका रहता है ना, टोकन टाइप, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास केमिस्ट्री के अंदर टेल के ऊपर क्या होता है, ऐसा पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और हेड के ऊपर क्या होता है मेरे पास, नेगेटिव साइन हो जाता है। तो ये वाला डिफरेंस समझ गया कि डायपोल मोमेंट का साइन देखना। तो अभी तक अपने क्या सीखा कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज क्या होता है, मोस्टली डोमिनेटिंग फैक्टर। डिस्टेंस खाली एक ही सवाल के अंदर पूरे केमिस्ट्री के अंदर डोमिनेट करेगा, कौन सा वाले, CH3Cl वाले सवाल के अंदर। फिर अपन ने देखा डायरेक्शन, और डायरेक्शन फिजिक्स का ना अलग हो जाती है। फिजिक्स का ना क्या होता है, एरो के टेल के ऊपर क्या हो जाएगा मेरे पास, नेगेटिव हो जाएगा, हेड के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री के ना एरो के टेल के ऊपर पॉजिटिव वाला साइन ही बनाती है, क्योंकि एरो ही अपन ऐसा बना देता है, तो जिससे अपने को अब साफ दिख रहा है कि टेल के ऊपर पॉजिटिव हो गई। क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की मतलब दवा दारू यानी केमिस्ट वाला, इसलिए अपन एरो ही ऐसा बना देते हैं, एरो ही ऐसा बना देते हैं, तो उसके टेल के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और हेड के ऊपर केमिस्ट्री का ना नेगेटिव हो जाएगा। और इतना डिटेल के अंदर कोई भी क्लियर नहीं करेगा कि केमिस्ट्री में क्या होता है और फिजिक्स के अंदर क्या होता है। समझ गया डायपोल मोमेंट का तरीका, कि डायपोल मोमेंट होता क्या है, ठीक है, और उसका साइन कैसा देख रहे थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के ना। तो अभी फिलहाल अपन क्या देख रहे हैं, केमिस्ट्री देख रहे हैं ना। फिर आता है डायपोल मोमेंट का यूनिट, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का जो यूनिट हो जाता है वो अपन अपना हो जाता है डी बाय, क्या होता है, डी बाय, कौन सा, डी बाय, डी बाय, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट का यूनिट हो जाता है डी बाय। तो डी बाय को अपन किसी और यूनिट के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं कि हाँ। तो 1 डी बाय मेरे पास कितना, कूलम मीटर हो जाता है। सी मीटर यानी कि सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है मेरे पास, कूलम मीटर है। तो 1 डी बाय मेरे पास कितना कूलम मीटर हो जाता है, वो भी अपन देख लेते हैं। तो 3.34 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर हो जाता है, क्या, 1 डी बाय। तो 1 डी बाय कितना होता है, 3.34 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर हो जाता है ना। अगर मुझे ESU सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट करना है तो 1 डी बाय कितना आता है, 10⁻³ ESU सेंटीमीटर हो जाता है। और ये सारी वैल्यूज ने NCERT के अंदर दी गई है, इसलिए कभी भी पूछ सकते हैं कि 1 डी बाय इतना कितना होता है, 1 ESU कितना होता है, ठीक है। तो पूछ सकते हैं, जरूर, किसी का कोई भरोसा नहीं है। और मैंने जितना भी पेपर्स दिए हैं ना, ठीक है, तो आकाश के पेपर्स में सब पूछे ही जाता है ये सारी वैल्यूज़, है ना। तो याद कर लेना कि 1 डी बाय कितना होता है, ठीक है, और कितना कूलम मीटर होता है, कितना ESU सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। और एक यूनिट चार्ज में कितना ESU आता है, ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो एक यूनिट चार्ज करना 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट अपने को देखने को मिल जाता है। तो ये तीनों चीज़ अपनी वैल्यूज रटी होनी चाहिए, क्योंकि तीनों की तीनों अपने को
एनसीईआरटी के ना दी गई है। तो बार बार लिखोगे तो अपना क्या हो जाएगा, ये वैल्यूज रट जाएगी। अब आता है डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट समझ गया क्या होता है, चार्ज इंटू डिस्टेंस हो जाता है। डिस्टेंस क्या, चार्ज क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर है। डिस्टेंस खाली एक ही सवाल के अंदर डोमिनेटिंग फैक्टर है। फिर डायरेक्शन में देख लिया कि फिजिक्स का ना क्या होता है मेरे पास, टेल के ऊपर नेगेटिव और हेड के ऊपर मेरे पास पॉजिटिव। लेकिन केमिस्ट्री का ना टेल के ऊपर पॉजिटिव और हेड के ऊपर नेगेटिव, और केमिस्ट्री का ना टेल के ऊपर ही पॉजिटिव, क्योंकि साइन ही वैसा बन जाता है। क्यों, केमिस्ट्री यानी कि केमिस्ट यानी दवा वाला, ठीक है। दवा वाले के बाद कैसे प्लस का साइन लगा रहता है, इसलिए ऐसा याद कर लेना। फिर इसका मैंने बता दिया कि एक डी बाई कितना हो जाता है मेरे को, कितना मेरे पास ESU सेंटीमीटर हो जाता है, कितना मेरा कूलम मीटर हो जाता है, ठीक है। और एक यूनिट चार्ज मेरा कितना ESU सेंटीमीटर वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो वो भी मैंने पता कर लिया। फिर तो डायपोल मोमेंट जो भी आएगा, ठीक है, या तो पूछेगा कि डायपोल मोमेंट या तो अपने को पॉली डायटोमिक दिया रहेगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल यानी कि 2 एटम का मॉलिक्यूल दिया रहेगा, ठीक है, या फिर अपने को पॉली एटोमिक यानी बहुत सारे एटम का अपने को मॉलिक्यूल दिया रहेगा। तो उसका ना डायपोल मोमेंट किसका 0 होगा और किसका नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, वो अपने को देखना पड़ेगा। नहीं, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो अगर डायपोल मोमेंट किसी का 0 हो जाएगा, ठीक है, अगर किसी का डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा तो उसी को अपन बोल देते हैं नन पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल, नन पोलर मॉलिक्यूल। याद रखना, अगर डायपोल मोमेंट ही 0, उसका ना कोई पोलैरिटी है नहीं। दो डायपोल, डायपोल देख लो, डायपोल नाम में है डायपोल, डायपोल यानी कि 2 पोल, 2 पोल यानी कि एक पॉजिटिव रहेगा और एक नेगेटिव रहेगा। तो 2 पोल हो गए ना, 2 पोल हो गए, 2 खंभे, एक पॉजिटिव का खंभा, एक नेगेटिव का खंभा। तो अगर डायपोल मोमेंट अगर 0 है तो उसका ना कोई खंभा ही नहीं है, 2 अलग अलग, एक ही खंभा है। जब एक ही खंभा नहीं है तब उसको नॉन पोलर बोल देंगे। क्यों, क्योंकि एक ही खंभा है, कोई पोलैरिटी है ही नहीं उसके अंदर। अपन बोलते हैं ना मैग्नेट्स के अंदर क्या होता है, पोलैरिटी होती है। मैग्नेट्स जो होता है ना उसके नॉर्थ पोल के ऊपर पॉजिटिव साइन देते हैं, साउथ के ऊपर नेगेटिव साइन दे देते हैं। तो मैग्नेट्स के अंदर भी अपने को पोलैरिटी देखने को मिल जाती है। जो सेल आता है ना, ड्राई सेल अपन डालते हैं ना टीवी के रिपोर्ट में, टीवी के रिमोट में, ठीक है, उसके अंदर भी पोलैरिटी आती है ना, कि पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, ठीक है। जो खड़ा वाला जो पार्ट होता है वो नेगेटिव पोलैरिटी रहता है, और जो एकदम चपटा वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिव पोलैरिटी रहता है ड्राई सेल के अंदर, यानी कि जो अपन रिमोट के अंदर डालते हैं। तो पोलैरिटी समझ रहे हो कि 2 चीज़ का होना, उसको बोलते हैं पोलैरिटी। अगर समझो नॉन पोलर है कोई भी मॉलिक्यूल, तो डायपोल मोमेंट 0 है, डायपोल मोमेंट 0 है तो उसका वो नॉन पोलर, उसका ना कोई भी 2 चीज़ की पोलैरिटी है ही नहीं, ठीक है, वो नॉन पोलर है। अगर लेकिन डायपोल मोमेंट अगर मेरे को 0 नहीं मिल रहा तो वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, पोलैरिटी है। तो समझ गया पोलैरिटी क्या होता है, ठीक है। पोलैरिटी क्या होता है, नॉन पोलैरिटी क्या होता है, वो समझ गया। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर अपन कैसे देख लेते हैं कोई चीज़ पोलैरिटी है और किसके अंदर पोलैरिटी नहीं है, यानी कि कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर नहीं है, ठीक है। तो डायटोमिक यानी 2 ही एटम का हमारे पास मॉलिक्यूल बना है, 2 ही एटम का अगर बना है तो इसलिए अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से चेक करना है कि ये मॉलिक्यूल हमारा पोलर है कि नहीं है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज अपने को पॉलिंग स्केल के याद ही है ना, मैंने पूरी याद ही करवा दी थी पीरियोडिक टेबल के अंदर कि फ्लोरीन का 4 जाता है, फ्लोरीन से लेफ्ट में जाते जाओगे तो 0.5 घटाते जाना, ठीक है। फिर टॉप से फिर उसके बाद अगले पीरियड के अंदर क्या हो जाता है, 0.9 से उसका 3 का टेबल चालू हो जाता है ना, और उसके नीचे नीचे क्या 0.8 हो जाता है और 0.7 हो जाता है सीजियम का। तो ये सारा वैल्यूज मैंने रटा दिया किसका ना, पीरियोडिक टेबल के अंदर है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू जबानी याद होनी चाहिए। तो जब भी डायटोमिक रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना सबसे पहले। तो दोनों एटम के बीच में क्या निकालना, डायटोमिक यानी कि 2 एटम, दोनों एटम के बीच में क्या निकालना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालना। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मुझे कुछ मिल रहा नहीं, अगर डिफरेंस नहीं मिल रहा तो क्या रहेगा, वो क्या होगा, नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है, कोई पोलैरिटी नहीं रहेगी। अगर डिफरेंस मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो समझ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0 तो नॉन पोलर, और मिल रहा है अगर नॉट इक्वल टू 0 तो पोलर। कोई चीज़ नॉन पोलर है, नॉन पोलर कब होगा, उसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल है। कोई चीज़ नॉन पोलर है, किसी का ना पोलैरिटी है ही नहीं, तो उसको अपन सिमेट्रिकल बोल सकते हैं मॉलिक्यूल। कैसा सिमेट्रिक, क्योंकि देख लो समझ लो अगर दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ही है तो 2 अलग चीज़ हुए नहीं, 2 पोल हुए नहीं, एक ही जैसा है, पूरा पूरा एक ही जैसा है, तो ये पूरा सिमेट्रिकल है। बीच से काटूंगा तो आधा इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। लेकिन समझ लो एक मेरे पास पॉजिटिव है और एक मेरे पास नेगेटिव है, अगर मैं बीच से काटूँ तो इधर अलग है और इधर अलग है, तो ये क्या हो गया, मेरे पास नॉन सिमेट्रिकल है ना, सिमेट्रिकल नहीं है। तो हमेशा जो पोलर चीज़ होती है, यानी कि जो अलग अलग 2 पोल होते हैं, वो हमेशा नॉन सिमेट्रिकल होता है। और नॉन पोलर को अगर काट दूँ तो दोनों का दोनों क्या होता है, मेरे पास पोलर सिमेट्रिकल हो जाएगा। इसलिए जो नॉन पोलर होता है हमेशा सिमेट्रिकल होता है, लेकिन जो पोलर जो होता है वो नॉन सिमेट्रिकल होता है। समझ गया, सिमेट्रिकल कौन होता है, ठीक है, और नॉन सिमेट्रिकल कौन हो जाता है, ध्यान से देख लेते हैं, वापस बता देता हूँ। जो पोलर यानी कि 2 पोल्स होना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो ये सिमेट्रिकल होगा क्या, कोई भी पोलर चीज़ सिमेट्रिकल होगी। अगर मैं इसको काटूँ तो सिमेट्री दिख रही है क्या, नहीं, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो कोई सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री का पता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हो रहा था, सब सिमेट्री। तो कोई भी पोलर चीज़ क्या होगा, हमेशा
नॉन सिमेट्रिकल लेगा। लेकिन अगर नॉन पोलर ले लूँ, अगर मैं पूरा का पूरा एक ही पोल ले लूँ, यानी पूरा का पूरा पॉजिटिव ही ले लूँ मैं, अगर मैं इधर काटूँ इसको तो इधर मुझे सिमेट्री मिल रही है, तो हमेशा जो नॉन पोलर होगा वो सिमेट्री मिलेगा। लेकिन जो पोलर होगा उसके अंदर दो पोल हो गए तो उसके अंदर अपने को सिमेट्री देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल बोलते हैं उसको, और जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उसको अपन नॉन सिमेट्रिकल बोलते हैं। समझ गया? तो डायटोमिक करना क्या करना है, पहले दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखना है, पॉलिंग स्केल से डिफरेंस निकालना है। अगर जीरो मिल रहा है तो मुझे क्या हो जाएगा, मेरे पास नॉन पोलर हो जाएगा, और अगर मुझे जीरो नहीं मिल रहा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ठीक है, और जो नॉन पोलर हो जाएगा, यानी एक ही पूरा पोल है तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, लेकिन दो पोल है पोलर है तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, नॉन सिमेट्रिकल हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद में जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा। तो डायटोमिक का ना खेलना अपन सीख गए। ठीक है, अब पॉलीएटॉमिक का ज़बरदस्त ट्रिक है, ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, मेरा ट्रिक है, BRP ट्रिक। कौन सा ट्रिक? और BRP ट्रिक। और BRP ट्रिक एकदम खतरनाक होता ही है, पता ही रहेगा, है ना। तो पॉलीएटॉमिक के अपने को क्या करना है, कुछ नहीं देखना, ध्यान से देखना। जब भी लोन पेयर जीरो मिले और साइड एटम सारे सेम हो, मैं वापस बता रहा हूँ, जब भी लोन पेयर जीरो मिले, लोन पेयर निकालने आता ही है ना, हाइब्रिडाइजेशन करके सीख कर आ ही चुके हैं। जब भी लोन पेयर जीरो मिले और साइड एटम मेरे पास सारे के सारे सेम हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट उसका जीरो हो जाएगा, और वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, डेट इज नॉन पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन पोलर, यानी कि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हो जाएगा। जब भी लोन पर जीरो मिले और मेरे पास सारे साइड आइटम सेम मिले तो वो क्या हो जाएगा, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो जाएगा, डायपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। और डायपोल मोमेंट जीरो किस किस के लिए हो जाएगा, ठीक है, एक तो जब लोन पर जीरो मिले, और किस किस के लिए, एक पर्टिकुलर केस के लिए हो जाता है, याद रखना है, 23, 42, 52, यानी कि जब दो बॉन्ड पेयर हो और तीन लोन पेयर हो, चार बॉन्ड पेयर हो, दो लोन पेयर हो, पांच बॉन्ड पेयर हो और दो लोन पेयर हो, तब अगर ये सारे मेरे पास केस हो जाते हैं, ठीक है, ये सारे अगर मेरे पास केस हो जाते हैं तो इनके अंदर मेरे को क्या बन जाता है अपने को, और साइड आइटम अगर सेम मिल जाए तो मेरे पास क्या हो जाता है, इनका भी नॉन पोलर हो जाता है, यानी कि डायपर भी डायपोल मोमेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो समझ गया डायपोल मोमेंट जीरो कब होता है, एक तो सबसे पहले जब लोन पर जीरो रहेगा और सारे के सारे साइड आइटम सेम है तब डायपोल मोमेंट जीरो। और क्या क्या चेक करेगा, 23, 42, 52, यानी दो लोन पर तीन बॉन्ड पर, सॉरी दो बॉन्ड पर तीन लोन पर, चार बॉन्ड पर दो लोन पर, पांच बॉन्ड पर दो लोन पर, तो 23, 42, 52 ये चेक करने का। अगर ये सारे मिल जाए तो मेरे पास क्या नॉन पोलर हो जाएगा, इनके अलावा कुछ भी मिल जाए सारे के सारे क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। तो समझ गया एकदम धांसू ट्रिक कि अगर डाई मॉलिक्यूल मिल जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये नॉन पोलर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डिफरेंस जीरो नहीं है तो पोलर हो जाएगा। और पोलर में से कौन ज़्यादा हो जाएगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा उसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। लेकिन फिर पॉलीएटॉमिक का क्या देख लेगा अपन, देख लेगा अगर जिसका लोन पर जीरो साइड आइटम सेम तो नॉन पोलर हो जाएगा। और कौन कौन नॉन पोलर हो जाएगा, 23, 42, 52, यानी दो बॉन्ड पर तीन लोन पर, ठीक है, और चार बॉन्ड पर और ठीक है दो लोन पर, और पांच बॉन्ड पर और दो लोन पर, 23, 42, 52 वाले, ठीक है। ये सारी चीज़ अपने को समझ आ चुके हैं। ये दो चीज़ देख ले, एक डायटोमिक वाला एक पॉलीएटॉमिक वाला, और एक और चीज़ देख लेते हैं अपन बेंजीन डेरिवेटिव वाला, कि बेंजीन डेरिवेटिव अगर मुझे मिल जाए तो अपने को क्या करना रहता है, ये कैसे अपन काट सकते हैं सारी चीज़ें, है ना। अगर मुझे ध्यान से देखना, बेंजीन डेरिवेटिव करना, अगर सिग्मा प्लस लोन पर, यानी कि जो हाइब्रिडाइजेशन अपन निकालते हैं सेंट्रल एटम का, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का मुझे बेंजीन वाले डेरिवेटिव्स करना, ठीक है, बेंजीन तो पता ही है ना, बेंजीन वाले डेरिवेटिव्स करना, अगर सेंट्रल एटम का मुझे हाइब्रिडाइजेशन sp और sp2 मिल रहा है, sp क्या होता है, लीनियर होता है, और sp2 क्या होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, यानी कि दोनों के दोनों एक ही प्लेन में, तो दोनों के दोनों एक ही प्लेन में, तो अगर इनका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन अपन इजीली काट सकते हैं। लेकिन अगर sp3 मिल जाता ना अपने को तो टेट्राहेड्रल हो जाता है, टेट्राहेड्रल एक ही प्लेन में नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर तीन मॉलिक्यूल तो एक प्लेन में होता है, लेकिन तीन बॉन्ड तो एक प्लेन में होता है, लेकिन एक बॉन्ड क्या होता है दूसरे प्लेन में हो जाता है, तो उसको इजीली अपन नहीं काट सकते, sp3 होता है। तो किस किस को अपन काट सकते हैं, डायपोल मोमेंट का कट सकता है, जब भी मेरे पास sp होगा और sp2 होगा तभी मेरे पास कटेगा, ठीक है। तो लीनियर और प्लेनर मॉलिक्यूल क्या कर सकते हैं, एक दूसरे का डायपोल काट सकते हैं। तो ये वाला कंसेप्ट ये समझ गया, सवाल में अप्लाई करेगा ना मस्त समझेगा। अभी तो खाली अपन कंसेप्ट समझ रहे हैं। अब अपन देख लेते हैं जो डायपोल मोमेंट का जितना भी कंसेप्ट पड़ा उस पर बेस अपन सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल क्या बोलते हैं अपने को, ठीक है, HF, HCl, HB और HI के बीच में क्या करो, डायपोल मोमेंट को क्या करो, कंपेयर करो। डायपोल मोमेंट अपने को पता है, ये सारे के सारे अपने को क्या दिए, डायटोमिक दे दे, डायटोमिक दे दिया तो अपने को पता है डायटोमिक करना डायपोल मोमेंट इज डायरेक्शनल टू चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। अभी अपन कंसेप्ट पढ़ के आए, जब भी डायटोमिक दिखे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस अपने को करना है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस अपन निकाल लेंगे। तो हमें पता है ये हाइड्रोजन जो है सबका इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरे को पता है कितना हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, और फ्लोरीन का कितना 4 हो जाता है, और क्लोरीन का कितना हो जाता है मेरे पास 3 हो जाएगा, ब्रोमीन का 2 मेरे पास 8 हो जाता है, ठीक है, और आयोडीन का मेरे पास 2.5 हो जाता है, हमें पता ही है ना। ये सारी चीज़
पॉलिंग स्केल से अपने को पता ही है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किस में मिलेगा, देखो 2.1 तो है ही है मेरे पास, 2.1 तो मेरे पास है ही है, 2.1 तो मेरे पास है ही है। तो ध्यान से देख लो, अगर आगे जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस जो है मेरे पास घटते जा रहा है। देखो लास्ट में कितना हो जाए 0.4 का डिफरेंस है, लेकिन स्टार्टिंग में कितना मेरे पास 2.9 का डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मेरे पास घट रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर डायपोल मोमेंट में मेरे पास क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और डायपोल मोमेंट घट जाएगा, इसलिए ये वाला ऑर्डर आ गया मेरे पास, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस घट रहा है। अगला सवाल देख लेते हैं, CH NH और OH ये भी डायटोमिक है, यानी कि 2 एटम है ना। यहाँ पर भी अपन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही कर लेंगे। तो हाइड्रोजन कितना होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.1 हो जाता है, सब में 2.1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2.1 हो जाएगा हाइड्रोजन का। कार्बन में कितना होता है 4 नकल BRP का, इसक यानी कि 2.5 हो जाएगा इसका। नाइट्रोजन कितना हो जाता है 3 हो जाता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 3.5 हो जाता है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो सबसे ज़्यादा इसमें मिलेगा डिफरेंस, फिर उसके बाद में इसमें मिलेगा 3 और 2.8 के बाद में। बाद में यहाँ पर तो 0.4 ही मिलेगा, यहाँ पर मेरे को डिफरेंस 0.9 मिल रहा है, यहाँ पर डिफरेंस मेरे को बहुत ज़्यादा मिल रहा है ना, 1 से ज़्यादा मिल रहा है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव OH हो जाएगा, फिर डिफरेंस इसमें NH में मिल जाएगा, फिर CH के अंदर। तो ऑर्डर मेरे पास ऐसा हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का डायरेक्ट ऑप्शन हो जाता है डायपोल मोमेंट किसके अंदर, डायटोमिक मॉलिक्यूल के अंदर। तो समझ गया कैसे कर रहे हैं अपन सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं, OH SH और SCH और TH। यहाँ पर भी अपने को क्या डायटोमिक दिया गया, ठीक है। तो डायटोमिक जब भी देते हैं तो डायपोल मोमेंट डायरेक्ट ऑप्शन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव सबका निकाल लेंगे। तो 2.1 इसका पता है अपने को, 2.1 इसका भी पता है, इसका भी 2.1 है, इसका भी मेरे पास क्या 2.1 है। और ऑक्सीजन है और सल्फर है, ठीक है, SC है और T है मेरे पास। तो ऑक्सीजन कितना होता है मेरे को पता है 3.5 हो जाता है, और सल्फर का कितना होता है 4 निकल BRP का इसक पहलवान, ठीक है। सल्फर का 2.5 और मुझे पता है इसका 2.5। तो यहाँ से जाओगे आगे जाओगे तो हमें पता है कि ग्रुप पे एक ही ग्रुप है ना, वो स्टाइल से टिप्पो 16 ग्रुप है, 16 ग्रुप का ना इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरे पास घट रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरे पास क्या घटता है, यानी 2.1 के ज़्यादा क्लोज आते जाएंगे ये लोग। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव घट रहा है, 2.1 के क्लोज वाला वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी कि डिफरेंस भी मेरे पास क्या घटेगा। क्यों, क्योंकि ग्रुप के अंदर अगर नीचे जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज घट रही है। तो देखो 3.5 से घटती जाएगी वैल्यूज, देखो 3.5 से 2.5 आ गई, 2.5 से और घटेगी तो 2.1 के क्लोज हो जाएगी, तो डिफरेंस हमें कम मिलेगा, डिफरेंस कम मिलेगा। तो अगर नीचे जाओगे तो हमारा डिफरेंस कम, तो मेरे पास डायपोल मोमेंट भी कम। तो टॉप से बॉटम डायपोल मोमेंट घट रहा है, तो टॉप से बॉटम यहाँ पर क्या होता है डायपोल मोमेंट घट रहा है, ठीक है। तो ये भी वैल्यूज अपने को पता होना चाहिए, लेफ्ट से राइट क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ता है और टॉप से बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटता है, और एक जन का इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने को पता होना चाहिए, जैसे कि हाइड्रोजन का। अगला देख लेते हैं NH3 और NF3 का देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का अपने को पता है 2.1 हो जाता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 3 हो जाता है, नाइट्रोजन का 3 हो जाता है, फ्लोरीन का 4 हो जाता है। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस 1 है, और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डिफरेंस मेरे को कितना मिल रहा है 0.9 है। तो डिफरेंस ज़्यादा किसमें है NH3 और इसमें कितना भी डिफरेंस है, इसमें तो नहीं, यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला डिफरेंस नहीं चलेगा, कंसेप्ट नहीं जाए। क्यों भाई, ये डायटोमिक दिख रहा है क्या तेरे को, किसी भी नज़र से दिख रहा है क्या, ठीक है। गलती करेगा क्या ऐसा हर बार, करना है क्या, नहीं करना है इसे गलती, समझ रहे हो। तो जब भी डाई एटॉमिक दिखे तब भी अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से चलना है, जब भी पॉली एटॉमिक अपने को दिख जाए तब अपने को इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का कोई भी दिमाग फालतू का नहीं लगाना है, तब अपने को कहाँ से चलना है, स्ट्रक्चर बनाकर देखना है, ठीक है। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है NH3 और NF3 वाला, 10 बार आ चुका है नीट के अंदर, 10 बार आ चुका है JEE मेन के अंदर। और जब भी ऐसा स्ट्रक्चर, जब भी अपने को पॉली एटॉमिक मिले, ठीक है, या तो क्या कर लो, हमें पॉली एटॉमिक का ट्रिक अपने को पता है, जीरो लोन पेयर होगा तो अपने को क्या करना रहता है, और जीरो लोन पेयर का नॉन पोलर हो जाता है, और बाकी का मेरे पास क्या पोलर हो जाता है। वो तो अपन ट्रिक के अंदर तो अपन खाली वो पता लगा सकते हैं कि पोलर है कि नहीं है। तो ट्रिक से पहले देख लेते हैं कि दोनों पोलर है कि नॉन पोलर है। तो पहले अपन ट्रिक में क्या निकालना रहता है, लोन पेयर निकालना रहता है। तो इसके अंदर 3 बॉन्ड पर है, इसके अंदर 3 बॉन्ड पर है, इसके अंदर कितना लोन पर हो जाएगा 15 ग्रुप का, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 1 हाइड्रोजन, 1 को सारे करेगा 3 हाइड्रोजन 3 को, तो 2/2 1 है लोन पर, इसके अंदर 1 लोन पर हो जाएगा। सेम टू सेम इसके अंदर भी 3 बॉन्ड पर है, और ये भी 15 ग्रुप का 5 - 3 तो 2/2 1 लोन पर, तो दोनों के अंदर 1 लोन पर। अगर लोन पर है तो ये मेरे पास कहीं से भी, ठीक है, लोन पर है, तो अगर लोन पर 0 रहता है तभी नॉन पोलर होता है, और 23 42 और 52 के अंदर ही खाली मेरे पास क्या लोन, मेरे पास नॉन पोलर जाता है। तो ये 23 42 52 में से भी नहीं है, तो ये मेरे पास क्या होगा पोलर हो जाएगा, क्या नॉन पोलर नहीं है, ये दोनों के दोनों पोलर है। अब दोनों के दोनों पोलर है तो ज़्यादा पोलर कौन सा है, ज़्यादा पोलर कौन सा है, तो अपने को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, फिर अपने को क्या देखना पड़ेगा, डायपोल मोमेंट देखने पड़ेंगे, और देखना पड़ेगा कि डायपोल मोमेंट बढ़ रहा है ओवरऑल कि घट रहा है, अपने को देखना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर बनाकर ही अपने को करना पड़ेगा। तो NH3 और NF3 के ना अपने को स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया 3 बॉन्ड पर 3 लोन पर, 3 बॉन्ड पर 1 लोन पर, ठीक है। तो 3 बॉन्ड पर और 1 लोन पर क्या हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, मुझे पता है, लाल
तीन प्यारे टकले, ठीक है, 3 के ना प्यारे लाल हो जा 3 हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, और 3 1 के ना प्यारे प्यारे यानी कि पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाता है ना। अपन बड़ा ट्रिक तो अपने को याद ही है, लाल पिन 3 प्यारे टकले, तेरा पापा इसको पकड़ा पेल दिया, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक अपने को याद ही है कि जो अपन VSC पैर के ना पढ़ कर आते हैं कि कितने लोन पर और कितने बॉर्ड पर होते हैं तो कौन सा मेरे पास शेप बन जाता है। तो ये पिरामिडल शेप बन जाएगा। पिरामिडल का शेप अपने को पता ही है, पिरामिड जैसा बनेगा, है ना। तो नाइट्रोजन में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन लगा दिया और एक लोन पेयर को मैंने ऊपर बना दिया पिरामिड जैसा, है ना। एक नाइट्रोजन और 3 फ्लोरीन लगा दिया और एक लोन पेयर को मैंने ऊपर बना दिया। दोनों का स्ट्रक्चर अपने को बनाना आ गया। अब हमें देखना है कि डायपोल का डायरेक्शन। अब क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का आपने को पता है एरो के टेल के ऊपर पॉजिटिव डब्बा, क्योंकि मेडिकल के बाहर पॉजिटिव ऐसा डब्बा लटका रहता है इसलिए, तो समझ गया। तो केमिस्ट्री के ना जब भी एरो बनाओगे ना तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाओगे, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ जाओगे एरो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जाओगे कोई भी बॉन्ड के अंदर। तो एक एक बॉन्ड को पकड़ो, मैं ये वाले बॉन्ड को पकड़ता हूँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को। तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को अगर मैं पकड़ूँ तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना, नाइट्रोजन का 3 हो जाता है और हाइड्रोजन कितना 2.1। तो मैंने बोल दिया केमिस्ट्री करना कभी भी ऐसे जाओगे, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास। तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, मेरे पास हाइड्रोजन है, तो लेस से ज़्यादा की तरफ जाऊँगा, इसलिए एरो मैंने ऐसे बना दिया, समझ गया। तो सारे के सारे नीचे भी सेम ही सारे बॉन्ड है, तो लेस से हाई की तरफ जाऊँगा, लेस से हाई की तरफ जाऊँगा। अब आता है ऊपर, एक है मेरे पास लोन पेयर और एक है मेरे पास नाइट्रोजन, ठीक है। एक है मेरे पास लोन पेयर और एक है मेरे पास क्या, नाइट्रोजन। लोन पेयर हमेशा, लोन पेयर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा किसी भी एलिमेंट से ज़्यादा होती है। तो लोन पेयर जब भी दिख जाएगा ना तो उसके तरफ ही जाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पूरा का पूरा मैंने लोन पेयर की तरफ कर लिया। तो पहले वाला सवाल करना, सारे के सारे जो बॉन्ड है डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं, सारे के सारे ऑल अप जा रहे हैं, सारे के सारे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला सवाल देख लो, हमें पता है डायरेक्शन क्या होता है मेरे पास, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन कितना आता है मेरे पास 3 हो जाता है, लेकिन फ्लोरीन का कितना 4। तो कम कौन सा, ये। तो कम से ज़्यादा की तरफ जाओगे तो इसके तरफ ऐसे जाओगे, इसके ऐसे जाओगे, इसके ऐसे जाओगे। और हमें पता है कि हमेशा जब भी लोन पर दिया रहेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसका क्या होता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो हमेशा लोन पर की तरफ ही जाएगा डायरेक्शन। तो इस सेकंड वाले स्ट्रक्चर में क्या मेरे पास एक ऊपर है और 3 नीचे। पहले क्या ना सारे के सारे एक ही दिशा में जा रहे हैं, सारे सारे ऐड हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक वाला क्या कर रहा है, उंगली कर रहा है, यानी कि 3 तो नीचे जा रहे हैं लेकिन एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जिससे ओवरऑल क्या होता है, घट जाएगा। कि 3 यहाँ पर जा रहे हैं, एक यहाँ पर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा फोर्स घट जाएगा 3 का, इसलिए यहाँ पर डायपोल मोमेंट थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसलिए डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा हो जाएगा, NH3 का ज़्यादा हो जाएगा NF3 से। तो ये अपने को रीजन समझ गया। और जब भी अपने को ऐसे पॉलीएटॉमिक दिया रहेगा तो उसका रीजन पूछेगा, नेसेसरी रीजन कह रहा, तो क्या देना है अपने को, स्पेशियल बॉन्ड अरेंजमेंट एंड शेप पर रीजन देना है। कि वो पूछ लेगा कि NH3 का ज़्यादा क्यों जाता है डायपोल मोमेंट NF3 से, तो वो देना है कि स्पेशल बॉन्ड अरेंजमेंट तो और शेप, कि इनका शेप ऐसा है और इनका बॉन्ड का अरेंजमेंट ऐसा है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, ऐसा ऑर्डर हो जाता है कि NH3 का ज़्यादा हो जाता है NF3 से। किसका, NH3 का ज़्यादा हो जाता है NF3 से। तो कब भी रीजन पूछेगा तो यही देगा एसेसन रीजन के अंदर, कि बोल देगा NH3 का ज़्यादा है डायपोल मोमेंट NF3 से, यह एसेसन हो जाएगा। और रीजन क्या दे देगा वो, कि स्पेशल बॉन्ड अरेंजमेंट और शेप की वजह से मेरे पास ऐसा रीजन हो जाता है। या फिर यह भी रीजन दे देगा कि जो NH3 है उसके अंदर सारे के सारे जो डायपोल है, ठीक है, जो डायपोल है वो ऊपर जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन बोल देगा कि जो NF3 है उसका ना क्या हो जाएगा, मेरे पास 3 नीचे जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए उसका घट जाता है। और एक और यहाँ पर मैं एक अच्छा टर्म्स, 2 टर्म्स सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, 2 टर्म्स मैं सिखाना चाहता हूँ। ये मेरे पास बॉन्ड है और ये मेरे पास क्या, लोन पेयर है। तो लोन पेयर का जो डायपोल का डायरेक्शन होता है ना उसको बोलते हैं ऑर्बिटल डायपोल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल डायपोल। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल डायपोल। तो लोन पेयर का जो मेरे पास होता है, क्योंकि लोन पेयर हमेशा एक ऑर्बिटल के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा, है ना, लोन पेयर का भी एक ऑर्बिटल के अंदर ही प्रेजेंट होगा, इसलिए लोन पेयर का जो बॉन्ड डायपोल का जो डायरेक्शन में जाता है वो हमें उसको क्या बोल देते हैं अपन, ऑर्बिटल डायपोल। तो इस डायरेक्शन का अपन क्या बोल देंगे, ऑर्बिटल डायपोल बोल देंगे। और बाकी जो बॉन्ड पेयर के अपन ने निकाले हैं डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के, उसको अपन क्या बोल देते हैं, बॉन्ड डायपोल। क्या बोल देते हैं, बॉन्ड डायपोल। तो ये 2 चीज़ अपने को समझ आ जानी चाहिए कि लोन पेयर के जो डायरेक्शन को डायपोल बोल देते हैं, इसको बोल देंगे ऑर्बिटल डायपोल, और इन तीनों को बोल देंगे बॉन्ड डायपोल। इसको बोल देंगे ऑर्बिटल डायपोल, इन तीनों को बोल देंगे बॉन्ड डायपोल। तो ऑर्बिटल डायपोल और बॉन्ड डायपोल समझ गया रहेगा। ऑर्बिटल डायपोल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि लोन पेयर हमेशा एक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है। और बॉन्ड डायपोल क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड का अपन डायपोल देख रहे हैं ना। तो समझ गया ये वाली चीज़ भी अपने को। फिर अगला सवाल अपन देख लेते हैं, CH3Cl
CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, ठीक है। तो ये वाला स्ट्रक्चर के अपने हम कुछ देख लेते हैं। तो कुछ नहीं, इसके अंदर भी अपने को क्या करना है, सबका अपने को बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकाल लेंगे, फिर अपन शेप निकाल लेंगे, फिर शेप से अपन देख लेंगे लो से हाई की तरफ जाएंगे और अपन देख लेंगे कितने ऊपर जा रहे हैं कितने नीचे जा रहे हैं, कौन किसको कैंसिल कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं सबका निकाल लूँ, ठीक है, तो कार्बन का मेरे पास तीन अपने को 4 तो बॉन्ड पेयर दिख रही है इसके अंदर, और कार्बन का 14 ग्रुप का तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 मैंने 4 जीरो, तो जीरो लोन पेयर। सेम टू सेम सब के अंदर हो जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर है और कार्बन 14 का तो 4 मैंने जीरो, जीरो लोन पेयर। सबका ना जीरो लोन पर और 4 बॉन्ड पर, यानी 4 बॉन्ड पर जीरो लोन पर का मेरे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाता है। कौन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, टेट्राहेड्रल। तो सारे के सारे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाएगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा होता है, 3 बॉन्ड मेरे पास नीचे हो जाएंगे, 3 बॉन्ड नीचे हो जाता है और 1 बॉन्ड ऊपर हो जाता है, और इसी स्ट्रक्चर को अपन बोल देते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो पहला स्ट्रक्चर क्या था, CH3Cl, यानी कि तीनों हाइड्रोजन को मैंने नीचे रख दिया और एक क्लोरीन को ऊपर रख दिया, ठीक है। फिर दूसरा क्या था, CH2Cl2, यानी कि दो हाइड्रोजन को नीचे रखा, एक क्लोरीन को ऊपर रख दिया और मैंने एक क्लोरीन को ऊपर रख दिया। फिर अगला क्या था, CHCl3 था, तो एक हाइड्रोजन को नीचे रखा, 2 को ये और 1 को ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर अगला कौन सा था, CCl4 था मेरे पास। तो इन चारों में से अगर मैं ध्यान से देखूँ तो हमें पता है कि जो CCl4 जो मेरे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा, अगर मैं इसके अंदर देखूँ तो मुझे क्या 4 बॉन्ड पर और 0 लोन पर है, और मैंने बोला कि जब भी मेरे पास 0 लोन पर होता है तो मेरे पास क्या होता है, बॉन्ड जो होता है मेरे पास डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। जब भी मेरे पास 0 लोन पर हो जाएगा तब भी मेरे पास क्या होता है, डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। कंडीशन क्या थी कि सारी साइड आइटम मेरे पास सेम होने चाहिए, तो इसी के अंदर खाली सारे साइड आइटम सेम है, तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, यानी कि इसका सबसे कम डायपोल मोमेंट है। कब, जब 0 लोन पर होता है और सारे के सारे साइड आइटम सेम हो जाते हैं। तो सबके ना 0 लोन पर है, लेकिन खाली इसी का ही डायपोल मोमेंट 0 क्यों हुआ, क्योंकि इसका ना सारे साइड आइटम सेम है। बाकी सबके ना सारे साइड आइटम सेम नहीं है, कभी क्लोरीन है कभी हाइड्रोजन, लेकिन इसके अंदर सारे के सारे जो साइड आइटम है, सारे के सारे साइड आइटम कौन से, क्लोरीन है। इसलिए इसका क्या हो गया, मेरे पास 0 लोन पर मिल गया, तो अपने को क्या हो जाता है, डायपोल मोमेंट इसका 0 हो जाता है। तो ये वाला मैंने कल से बताया था कि 0 लोन पर कब होगा, जब मेरा डायपोल मोमेंट 0 कब होगा मेरे पास, जब उसके बाद 0 लोन पर है और सारे के सारे साइड आइटम मेरे पास क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब भी उसका क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट 0 हो जाएगा, वरना उसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं मिलेगा। अब इसका तो सबसे कम हो जाएगा। अब इन दोनों का कंपेयर कैसे करना है, अपने को लो से हाई जाकर अपने को पता है डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, लो से हाई हर एक बॉन्ड के अंदर। तो सबका अपन यहाँ पर लोन पर दिख रहा है, अपने को नहीं दिख रहा, लोन पर नहीं दिख रहा, तो सबका अपन बॉन्ड डायपोल निकाल लेंगे। बॉन्ड डायपोल क्या होता है, लो से हाई। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना होता है, 2.1 हो जाता है। कार्बन का कितना होता है मेरे पास, 4 निकल BRP के इसक पहलवान, तो कार्बन का मेरे पास कितना होता है, 2.5 हो जाता है। तो लो से हाई अपन जाते हैं, तो लो से आ जाएगा, तो 2.1 से 2.5 की तरफ जाएगा, तो इसलिए ऊपर जाएगा, सारे के सारे अपने पास ऊपर ही जाएंगे। फिर कार्बन, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो ऊपर जाएगा, है ना। फिर कार्बन और क्लोरीन के अंदर देख लेते हैं, क्लोरीन का कितना होता है, 3 हो जाता है, कार्बन का 2.5 कम है ना 3 से, तो ये कार्बन कम हो गया, तो लो से यानी कि ये भी मेरे पास क्या जाएगा, ऊपर ही जाएगा। तो पहले वाले के अंदर सवाल के अंदर क्या देख रहे हैं, सारे के सारे डायपोल मोमेंट ऊपर ही जा रहे हैं, ऐड ही हो रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल के अंदर हमने क्या बोला है कि कार्बन और हाइड्रोजन का हमने पता है किसका ज़्यादा होता है, कार्बन का, इसलिए लो से आया, लो से आया यानी कि इन दोनों के अंदर तो ऊपर ही जाएगा। लेकिन कार्बन और क्लोरीन में से किसका ज़्यादा होता है, अभी अभी देखा कि क्लोरीन का 3 हो जाता है, क्लोरीन का 3 हो जाता है, कार्बन क्लोरीन में से क्लोरीन का 3, तो ये वाला नीचे जाएगा और ये वाला ऊपर जाएगा। तो ये वाले सवाल के अंदर क्या हो रहा है मेरे पास, दूसरा वाले के सवाल के अंदर 2 और ये 3 ऊपर जा रहे हैं, लेकिन एक मेरे पास नीचे जा रहा है, तो कुछ ना कुछ घट रहा है। लेकिन फिर अगला सवाल देख लेते हैं कि हमें पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर ऊपर ही जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर ही जाएगा, लेकिन क्लोरीन की तरफ जाएगा आगे वाली चीज़, ठीक है। कार्बन और क्लोरीन का ना क्लोरीन लेकर जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसका ना क्लोरीन के अंदर 2 नीचे, तो 2 नीचे जाएगा। तो इसके इस सवाल के अंदर क्या हो रहा है मेरे पास, 2 ऊपर जा रहा है, 2 नीचे जा रहा है, तो 2 क्या कर रहे हैं, नीचे उसकी टांग खींच रहे हैं। तो और इसके अंदर तो 0 हो जाएगा सबसे कम, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा डायपोल मोमेंट, इसके अंदर सारे के सारे ऐड ही हो रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, है ना, CH3Cl का। इसके अंदर 3 ऊपर जा रहे, खाली एक ही टांग खींच रहे हैं, तो थोड़ा कम इसका हो जाएगा। इसके अंदर 2 लोग टांग खींच रहे हैं, तो इसका हो जाएगा। और इसके अंदर तो 0 ही है, क्योंकि सारे के सारे लोन पर 0 है और मेरे पास सारे के सारे साइड आइटम भी सेम है, तो सबसे कम इसका ही हो जाएगा। तो ये वाला भी अपने को समझ आ चुका है ना। तो समझ गया, जब भी अपने को स्ट्रक्चर दिया रहेगा ऐसा, तो अपने को क्या करना है, जब भी स्ट्रक्चर दिया रहेगा तो अपने को क्या करना रहता है, उसका पूरा पूरा ज्योमेट्री शेप बनाना रहता है। शेप बनने के बाद में अपने को डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखना रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से लो से हाई की तरफ अपना पास हमेशा जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल अपने को क्या देख रहा है, CH3F, CH3Cl और CH3Br वाला सवाल अपने को दे देगा। तो मैंने बोल दिया था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है मेरे पास, Q/D होता है, और खाली एक अकेला सवाल आता है जहाँ पर हमारा डिस्टेंस का फैक्टर लगता है। बाकी सारे जगह अपन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही किया कि लो से हाई, ठीक है, लो से हाई वाला। लेकिन एक अकेला सवाल है, लो से हाई से किया ना सारी जगह, लेकिन एक अकेला सवाल होता है जहाँ पर डिस्टेंस का फैक्टर लगता है। और हमारे पास CH3Cl वाले सवाल के अंदर क्या होता है, डिस्टेंस का फैक्टर लग जाता है और उसका मेरे पास ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होने के बावजूद भी। तो ये वाला अगर मैं सवाल देख लूँ
तो कायदे से क्या होना चाहिए था मेरे पास, सबके अंदर देख लो CH3 सबके अंदर कम है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की कितनी है 4 जाती है, क्लोरीन की 3 हो जाती है, और ब्रोमीन की कितनी हो जाती है मेरे पास 2 पॉइंट कितनी हो जाती है 8 हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन जिसकी ज़्यादा वो मेरे पास डिफरेंस जिसका ज़्यादा उसका मेरे पास का ज़्यादा हो जाएगा। तो CH3 के तो सबका ना सेम है ना, तो समझ लो CH3 का मैं मान लेता हूँ 6 मान लेता हूँ, ठीक है 6 सबका ना 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 3 3, 6 माइनस 2 4 और 6 माइनस, ठीक है, जो मेरे पास हो जाएगा 2.8, 6 माइनस 2.8 मेरे को ज़्यादा मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी है, फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, फिर क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, लेकिन ऐसा ऑर्डर मिल रहा है क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस वाला फैक्टर भी डोमिनेट करता है। हमें पता है खाली चार्ज डोमिनेट करता है, लेकिन एक अकेला सवाल है पूरे केमिस्ट्री के अंदर जहाँ पर डायपोल मोमेंट का हमारा डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, तो डिस्टेंस वाला फैक्टर यहाँ पर डोमिनेट करता है, इसलिए CH3Cl का सबसे ज़्यादा हो जाएगा डायपोल मोमेंट, खाली CH3Cl का, बाकी सारा ऑर्डर सेम ही रहेगा, कि खाली CH3Cl को आगे कर दो क्योंकि उसका क्लोरीन बड़ा मॉलिक्यूल है, क्लोरीन बड़ा मॉलिक्यूल है, उसका डिस्टेंस ज़्यादा इफेक्ट करेगा, डिस्टेंस ज़्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि डायपोल मोमेंट क्या था Q/D, डिस्टेंस ज़्यादा इफेक्ट करता है, तो ओवरऑल उसका डायपोल मोमेंट बढ़ जाएगा, और बाकी का सेम कर दो। फिर बाद में इसके फ्लोरीन आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, आयोडीन वाला आ जाएगा, ठीक है। तो वही है कि खाली इसका डिस्टेंस वाले इफेक्ट से मेरे पास हो जाता है कि सबसे ज़्यादा क्लोरीन हो जाएगा, फिर फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वैसा सेम टू सेम ऑर्डर चलेगा, खाली क्लोरीन का सबसे ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि क्लोरीन का डिस्टेंस बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पर डिस्टेंस वाला इफेक्ट लग जाता है। मैंने स्टार्टिंग वाले पेज के अंदर ही बताया था कि खाली एक अकेला सवाल है, और बाकी किसी सवाल के ना डिस्टेंस मत सोचना, खाली इसी सवाल का ना डिस्टेंस सोचना, ठीक है। बाकी सवालों को मैं क्या देखोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव से ही देखोगे। अगला सवाल क्या बोल रहा है अपने को, CH3F और CD3F, तो CH3F और CD3F देख लो, तो इसके अंदर कितने बॉन्ड पर है, 4 बॉन्ड पर है, ठीक है, और लोन पर कितने 14 के ऊपर, तो 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 माइनस 4 0, तो 0 लोन पर है, 4 बॉन्ड पर और 0 लोन पर, यानी टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा। और टेट्राहेड्रल शेप अपने को पता है ऐसा ज़्यादा ट्राइपॉड जैसा स्ट्रक्चर रहता है, ये टेट्राहेड्रल शेप अपन बना लेंगे। तो पहले क्या है CH3F, तो C बना दिया, नीचे 3 H और एक, और दूसरा क्या है CD3F, यानी C बना दिया, नीचे D बना दिया, और ऊपर है D यानी कि ड्यूटेरियम है, और H यानी कि हाइड्रोजन यानी कि H11 हो जाता है, और ड्यूटेरियम क्या होता है मेरे पास H12 हो जाता है, ठीक है। खाली दोनों के एक दूसरे के आइसोटोप है। तो हमें क्या पता है कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, लो से आए, ठीक है, तो कार्बन का कितना मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव 2.5 हो जाता है ना, और हर जगह 2.1, तो लो से आ जाएगा, तो ये तीनों ऊपर जाएगा, ये तीनों ऊपर जाएंगे, और फ्लोरीन का 4 जाता है, तो लो से आए, फ्लोरीन का ज़्यादा है और कार्बन कम है, तो ये भी ऊपर, यानी पहले वाले सवाल में सारे ऊपर जाएंगे, और दूसरे वाले सवाल में भी क्या, इसका भी मेरे पास क्या 2.1 ही रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कुछ भी होने दो, इसका आइसोटोप होने दो तो सेम ही हो जाता, सेम ही हो जाता, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास पर नहीं, तो इसका ना भी सारे के सारे ऊपर ही जाएगा, तो दोनों के ना सारे के सारे ऊपर ही जाएंगे, तो अपन दोनों का कंपेयर कैसे करेंगे भाई, कि दोनों का ऐड ही हो रहा है मेरे पास डायपोल मोमेंट, तो दोनों का सेम होना चाहिए, नहीं, इसका ना हाइड्रोजन और इसका ना मेरे पास ड्यूटेरियम है। एक प्लस आई पावर अपन पढ़ते कहाँ पर, GOC करना, कि प्लस आई पावर यानी कि कौन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से दे सकता है, तो जो गोलू मोलू रहेगा ना वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से देता है, यानी कि जिसका वेट ज़्यादा रहता है ना वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से देता है, ठीक है। तो ज़्यादा अच्छे से कौन अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा, जो ड्यूटेरियम जो है गोलू मोलू है उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा 2 है, हाइड्रोजन का तो वेट 1 नहीं है, लेकिन ड्यूटेरियम का क्या है H12 है ना, तो उसका एटॉमिक वेट 2 है, तो गोलू मोलू तो ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता है, ज़्यादा अच्छे से दे पाएगा, यहाँ पर ये ज़्यादा ऊपर जा पाएगा, है ना, सब सारे के सारे ऊपर जा रहे हैं इसके अंदर भी, और पहला रन के अंदर भी सारे ऊपर जा रहे हैं, ज़्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे पाएगा, इसलिए ओवरऑल जो है मेरे पास ज़्यादा हो जाएगा इसका डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट समझ गया, अगर दोनों सेम मिले तो आइसोटोप वाले मेथड से देख रहे जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा रहेगा, यानी कि जिसका प्लस आई पावर अपन पढ़ जाए GOC के अंदर, कि प्लस आई पावर सबसे ज़्यादा ट्रिटियम का होता है, ड्यूटेरियम का होता है, फिर इसके बाद में हाइड्रोजन का हो जाता है, सबसे ज़्यादा जिसका प्लस आई पावर हो जाता है वो मेरे पास क्या होता है, सबसे अच्छा डोनर हो जाता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा डोनर है ड्यूटेरियम, इसलिए अच्छे से देगा तो इसका डायपोल मोमेंट भी क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये वाली चीज़ भी अपने को समझ आ चुकी है, ठीक है। तो ये समझ गया, सारे बढ़िया बढ़िया सवाल कर लिए। ये पहले क्या देख लिया, डायटोमिक देख लिया, डायटोमिक कुछ नहीं करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस से करना है, ये भी डायटोमिक इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है। लेकिन अगला वाला सवाल क्या था मेरे पास, डायटोमिक नहीं था, तो स्ट्रक्चर बनाकर ही करोगे, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाकर करोगे और इलेक्ट्रोनेगेटिव से बनाओगे, ऑर्डर देखोगे, लो से हाई जाएगा, लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज कौन से लगे, पॉलिंग स्केल वाली। फिर अगले सवाल के अंदर भी क्या था मेरे पास, CH3Cl, इसके अंदर स्ट्रक्चर बनाओगे और लो से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ही खेलोगे। फिर अगला सवाल क्या था, एक ओनली सवाल था जिसके अंदर मेरे पास डिस्टेंस वाला इफेक्ट करता है, तो खाली डिस्टेंस सबसे ज़्यादा CL ना, CL का सबसे ज़्यादा, और बाकी सबका ना इलेक्ट्रोनेगेटिव से खेल लोगे। और अगला वाला लास्ट वाला जो सवाल था उसका ना अपन ने देख लिया कि जिसका आइसोटोप ज़्यादा, आइसोटोप का वेट ज़्यादा, ठीक है, आइसोटोप का वेट ज़्यादा तो वो ज़्यादा प्लस आई पावर रखता है, ठीक है, ज़्यादा प्लस आई पावर तो वो ज़्यादा अच्छे से देगा, और डायपोल मोमेंट उसका क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारे सवाल अपन ने अच्छे अच्छे कर लिए, बढ़िया बढ़िया सवाल, ठीक है। फिर हम कुछ और कंसेप्ट भी सीख लेते हैं।
ट्रांस का कंसेप्ट सीख लेते हैं कि सिस ट्रांस के ना अपना केमिस्ट्री का जितनी भी सिस ट्रांस की चीज़ें हैं ना मैं सब यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा सिस ट्रांस की चीज़ें अपने को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सिस ट्रांस का ना डायपोल मोमेंट पड़ा है, तो डायपोल मोमेंट से रिलेटेड बता देता हूँ कि डायपोल मोमेंट अगर देखा जाए तो नॉर्मली क्या होता है मेरे पास सिस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाता है ट्रांस से। मैं क्या कर रहा हूँ नॉर्मली, यानी कि जनरल बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं बोल रहा। जनरली क्या देखा जाता है कि सिस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है ट्रांस से। ऐसा क्यों? ट्रांस अपने को पता है कि देख लो सिस और ट्रांस कब होता है? जब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? जब एक रेस्ट्रिक्टेड साइड रहेगी, रेस्ट्रिक्टेड साइड यानी कि एक डबल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड रहेगा। फिर उसके बाद में कुछ अपने को ग्रुप्स देखने को मिलेगा, कोई एक ग्रुप और मेरे को ये बी ग्रुप, ये कोई सी ग्रुप और अपने को ये डी ग्रुप, तो ठीक है, ये सारे ग्रुप अपने को देखने को मिलते हैं। तो सिस कब बोला जाएगा? जब दोनों ग्रुप साइड वाले क्या होता है सेम होता है, यानी कि ये ए के जगह यहाँ पर भी अगर एक और ए आ जाए तो उसको मैं बोल दूंगा ये सिस, तो मैं बोल दूंगा ये सिस वाला है। कौन सा आइसोमर है? सिस आइसोमर है। ट्रांस कब बोल दूंगा मैं? ठीक है, ट्रांस तो सिस वाला है, तो सिस वाला जो है ये क्या कर लेगा, यहाँ पर बीच में तो कार्बन है, सिस वाला क्या एक दूसरे को काट पाएगा क्या? ठीक है, ये तो सी है और ये कार्बन नहीं है, सिस वाला एक दूसरे को काट पाएगा क्या? देखो चारों अलग अलग एलिमेंट, अगर इसका डायपोल मोमेंट ऐसा भी जाएगा और इसका डायपोल मोमेंट ऐसा भी जाएगा, ठीक है, तो एक दूसरे को काट नहीं पाएगा क्योंकि दोनों के पावर जो दोनों अलग अलग एटम जो ग्रुप जुड़े हुए हैं, अलग अलग ग्रुप जुड़े, तो दोनों का पावर क्या रहेगा? ज़्यादा आगे पीछे रहेगा। किसी का पावर ज़्यादा रहेगा, किसी का पावर कम रहेगा, किसी का पावर ज़्यादा रहेगा कम रहेगा, तो एक दूसरे को काट नहीं पाएगा। सेम टू सेम अलग अलग ग्रुप यहाँ पर जुड़े तो एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे क्योंकि किसी का पावर ज़्यादा रहेगा, किसी का पावर क्या रहेगा? कम रहेगा, इसलिए काट नहीं पाएगा। इसलिए सिस का क्या होता है डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, ज़्यादा अपने कुछ ना कुछ अपने को देखने को मिल जाता है, ठीक है। ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑन द अदर ट्रांस की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रांस मेरे पास क्या होता है? ऐसा हो जाता है, ट्रांस का ना क्या होता है अपोजिट वाले सेम हो जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं ट्रांस। यहाँ पर बी है तो यहाँ पर मेरे पास बी रहेगा, तो ट्रांस का ना क्या कर लेगा? ये दोनों सेम ही है, जब ये दोनों सेम है तो अपोजिट में क्या कर ले? काट लेगी। सेम है तो सेम की पावर वाले, सेम ही ताकत वाले, तो सेम ताकत वाले अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो काट लेगा एक दूसरे का डायपोल। ये भी एक दूसरे में सेम पावर ही है तो क्या करेगा? एक दूसरे में काट लेगा। इसलिए ट्रांस का हमेशा क्या होता है? जीरो हो जाता है जनरली, और सिस का मेरे पास क्या होता है? डायपोल मोमेंट क्या होता है? ज़्यादा हो जाता है और वो कटता नहीं है पूरा का पूरा। ये समझ गया? ये मैं बोल रहा हूँ जनरली, लेकिन हमेशा नहीं होगा कि सिस का ज़्यादा रहेगा ट्रांस से। ट्रांस का भी ज़्यादा हो सकता है सिस से। कब? वो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर डिफरेंस डिपेंड करता है कि भाई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मैंने बोला था कैसे, ध्यान से देखना, मैंने बोला कि ऐसे जाएगा तब समझ लो वो ऐसा एरो नहीं गया, समझ लो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई तब तो वो एरो ऐसे जाएगा, तब कैसे कटेगा? तब नहीं करेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये सवाल से भी मैं समझाऊंगा, लेकिन ध्यान रखना कि जनरली अगर बोले, जनरली यानी कि नॉर्मली, साधारण बात में अगर मैं बोलूँगा नॉर्मली जनरली, ठीक है, कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है, तो जनरली देखा जाता है कि ट्रांस अपोजिट साइड में है तो अपोजिट साइड में तो सेम ग्रुप जुड़े हैं अपोजिट के अंदर, कि एक ही पावर वाले अपोजिट में जुड़े हुए हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? काट देंगे और उनका डायपोल मोमेंट जनरली देखने को मिलता है जीरो। और सिस सेम ग्रुप सेम ही साइड जुड़े हुए तो एक दूसरे को काट नहीं पाएगा, इसलिए उनका ज़्यादा अपने को मिल जाता है। तो डायपोल मोमेंट तो सिस और ट्रांस का डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा होगा? जनरली किसका हो जाएगा? सिस का हो जाएगा, लेकिन हमेशा सिस का ज़्यादा नहीं होगा, कभी कभी ट्रांस का भी ज़्यादा अपने को देखने को मिल जाता है। तो सिस और ट्रांस के बारे में अपन ने डायपोल मोमेंट देख लिया। और सिस और ट्रांस का अपने को और एक चीज़ कंपेयर करने का बोलता है, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन से पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो हमारा सिमेट्री पर डिपेंड करता है। कि मेल्टिंग पॉइंट यानी कि बताता है कि पैकिंग एफिशिएंसी, मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? पैकिंग एफिशिएंसी, कौन कितने अच्छे से पैक है अपने, ठीक है, कौन अच्छे से पैक है। जो अच्छे से पैक रहेगा ना, एकदम खतरनाक तरीके से पैकिंग उसका किया रहेगा, ठीक है, यानी कि जो उसके जो मॉलिक्यूल्स एकदम मस्त गले मिल के पैक हो रहे हैं कि भाई आजा दो जान एक जिस्म करते हैं ना। अगर किसी ठीक है मॉलिक्यूल, किसी एटम के इंटर मॉलिक्यूल जो है वो एकदम खतरनाक तरीके से उनकी पैकिंग है, खतरनाक तरीके से अगर उनकी पैकिंग है, ठीक है, सिमेट्रिकल और खतरनाक तरीके से पैकिंग है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट मेरे पास क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उसको पिघलाना आसान नहीं है क्योंकि खतरनाक तरीके से सिमेट्रिकल तरीके से पैकिंग करते हैं। और उसका सेम टू सेम बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। तो एक और कंसेप्ट सीख लिया कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा रहेगा? जो सिमेट्रिकल रहेगा। क्या रहेगा? सिमेट्रिकल रहेगा। तो सिस और ट्रांस में से कौन सिमेट्रिकल हो जाता है? सिस अपने को पता है कि सेम ग्रुप सेम साइड हो जाता है, यानी कि इधर भी ए और इधर भी ए, और ये मेरे पास क्या था? इधर भी ए बी और इधर भी ए। तो सिस और सिस मेरे पास क्या सिमेट्रिकल नहीं है इतना। इन ट्रांस मेरे पास क्या, तो सिस और ट्रांस में सिमेट्रिकल कौन होता है? सिस मेरे पास सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिक हो जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं बीच में एक लाइन खींचूंगा, यहाँ पर भी मुझे सेम मिल रहा है ए और यहाँ पर भी मेरे को क्या मिल रहा है? बी, यानी सिस मेरे पास सिमेट्रिकल हो जाएगा। इन ट्रांस का अगर मैं देखूँ तो ट्रांस मेरे पास क्या होगा? नॉन सिमेट्रिकल हो जाएगा। ट्रांस अगर मैं देखूँ तो ट्रांस का ना यहाँ पर ए ग्रुप हो जाता है और यहाँ पर ए ग्रुप हो जाएगा, अपोजिट सेम हो जाता है ना ट्रांस का ना ए और ये। अगर मैं बीच में एक लाइन खींच दूँ तो क्या मुझे सिमेट्री देखने को मिल रही है? यहाँ पर ए तो यहाँ पर बी है, सिमेट्री कोई है ही नहीं, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर ए, कोई सिमेट्री है ही नहीं। तो ट्रांस के ना सिमेट्री नहीं मिलती, लेकिन सिस के ना सिमेट्री मिलती है। सिस के ना सिमेट्री
मिलती है। तो अब मैंने बोला सिमेट्री वाला क्या अच्छे से पैक करेगा, यानी कि सिस की बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि ज़्यादा होता है कि ट्रांस से। तो हमेशा सिस और ट्रांस के ना खाली 2 कंसेप्ट याद रखना पूरे केमिस्ट्री का ना, कि जो है जो डायपोल मोमेंट है किसका ज़्यादा हो जाएगा, सिस का, क्योंकि ट्रांस अपोजिट साइड में लगे हुए तो काट देगा एक दूसरे को, लेकिन ऑलवेज नहीं काटेगा, जब सेम ग्रुप लगे रहेगा तब, अगर अपोजिट ग्रुप लगे रहेगा तो नहीं काट पाएगा, वो वाला पहली बात। फिर दूसरा जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट जो पैकिंग एफिशिएंसी पर डिपेंड करती है, और पैकिंग कौन अच्छे से करेगा, जो सिमेट्रिकल रहेगा। और सिमेट्रिकल कौन है, सिस सिमेट्रिकल है कि ट्रांस, ट्रांस मेरे पास सिमेट्रिकल है कि सिस सिमेट्रिकल है, सिस सिमेट्रिकल है, सिस मेरे पास सिमेट्रिकल है, इसलिए मेरे पास सिस का क्या हो जाए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट मेरे पास ज़्यादा होगा। 2 ही चीज़ याद रखना है, डायपोल मोमेंट किसका ज़्यादा, किसका ज़्यादा, सिस का, क्योंकि ट्रांस एक दूसरे को काट देगा। मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा, सिस का, क्यों, क्योंकि मेरे पास सिस का क्या होता है सिमेट्रिकल अच्छा रहता है। डायपोल मोमेंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों के दोनों सिस का ही ज़्यादा हो जाता है, और ट्रांस का सब कुछ कम हो जाता है। समझ गया, ट्रांस का सब कुछ कम, सिस का सबसे ज़्यादा, ट्रांस का सब कुछ कम, सिस का सब कुछ ज़्यादा। और रीजन भी समझ गया, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट का रीजन बहुत अच्छा था ना, सिमेट्रिकल पैकिंग एफिशिएंसी, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट से देखते कौन अच्छे से पैक है, जो अच्छे से पैक रहेगा उसको पिघलाना, मेल्टिंग यानी कि पिघलाना, पिघलाना बहुत मुश्किल है। तो ये चीज़ अपन ने देख ली है यहाँ पर। फिर एक और चीज़ अपन देख लेते हैं कि डायपोल मोमेंट अपन जो फिजिक्स का निकालते हैं वो वेक्टर क्वांटिटी डायपोल मोमेंट अपने को पता है, तभी तो अपन डायरेक्शन देख रहे हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या आती है, लो से हाई की तरफ जाते हैं ना। और डायपोल मोमेंट का अपन जो वेक्टर्स जो होते हैं उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला अपने को पता है, वेक्टर्स का रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देख लो अपने फिजिक्स करना पड़ता है, ये वेक्टर्स वाले चैप्टर का क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये मेरे पास क्या होता है वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला हो जाता है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। याद है अपने को वेक्टर चैप्टर पढ़ते हैं, तो रिजल्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, ठीक है। तो वेक्टर का जो अपने को प्रोडक्ट मिलेगा, जो रिजल्टेंट यानी कि वेक्टर का क्या डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है, cos थीटा पर। तो डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा, क्यों, रिजल्टेंट का फॉर्मूला में आते हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो डायपोल मोमेंट किस पर डिपेंड करेगा, cos थीटा पर डिपेंड करेगा। और cos थीटा और थीटा का क्या रिलेशन है अपने को पता है, cos थीटा और थीटा का इनवर्स रिलेशन हो जाता है। कैसे कि देखो थीटा अगर मैं जाऊँ 0 से 90 की तरफ जाऊँ, 0 से 90 की तरफ जाऊँ, 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो cos थीटा जो है मेरे पास घटेगा, क्योंकि cos 0 मेरे पास 1 हो जाता है और cos 90 मेरे पास 0 हो जाता है। तो मैं अगर मैं थीटा बढ़ाऊंगा, ठीक है, 0 से 90 की तरफ जा रहा हूँ यानी थीटा में बढ़ा रहा हूँ, तो cos की जो वैल्यू है वो मेरे पास घटेगी, क्योंकि cos 0 1 हो जाता है, cos 90 0 हो जाता है। तो cos थीटा और थीटा इनवर्सली ऑपोजिट है, क्योंकि अगर मैं थीटा बढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि cos 0 मेरे पास 1 हो जाता है और cos 90 मेरे पास 0 हो जाता है, ठीक है। थीटा बढ़ाऊंगा तो cos की वैल्यू घटेगी, तो ये भी अपने को समझ गया। तो ये वाली चीज़ समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट थी कि हमें पता कि वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू cos थीटा हो जाता है। और cos थीटा और थीटा कैसा रिलेशन होता है कि थीटा अगर बढ़ाओगे कि वो 0 से 90 की तरफ जाओगे तो cos की वैल्यू जो है मेरे पास बढ़ेगी, लेकिन साइन की वैल्यू मेरे पास बढ़ती है, 0 के 90 की तरफ जाओगे तो साइन की वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि साइन 0 0 हो जाता है, साइन 90 1 हो जाता है, लेकिन साइन यहाँ पर काम का ही नहीं, cos काम का है ना, रिजल्टेंट के फॉर्मूला का cos आता है, हाँ कहा कि ना। तो ये वाला भी समझ गया। और ये वाली चीज़ हमें कहाँ पर काम आएगी बोलूँ क्या, बेंजीन वाले स्ट्रक्चर के अंदर, कि बेंजीन वाले स्ट्रक्चर के अंदर जब भी अपने को डायपोल मोमेंट कंपेयर करना रहेगा तो कभी भी यही वाली काम आएगी, है ना। तो ध्यान देख लेते, बेंजीन अपने को पता है, ये बेंजीन का मेरे पास स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा हो जाता है ना। तो ये मेरे पास देख लो, एक मेरे पास एक ग्रुप लगा है और ये मेरे पास ऑर्थो ग्रुप लगा है। तो याद रखना कि बेंजीन के दो जब भी नियर वाले ग्रुप के बीच में, दो बगल बगल ग्रुप के बीच में कितना एंगल हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 60 डिग्री मेरे पास हो जाता है, ठीक है। दो बगल बगल वाले ग्रुप के बीच में कितना होता है, 60 डिग्री हो जाता है। तो एक और ग्रुप लगा रहेगा इनके बीच में भी 60 डिग्री रहेगा, एक और ग्रुप लगा रहेगा तो इनके बीच में भी 60 डिग्री ऐसा लगा रहेगा। तो ये वाला कंसेप्ट समझ गए कि बेंजीन के बगल वाले ग्रुप के बीच में कितना होता है, 16 डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, कितना 60 डिग्री, ठीक है। अब एक कंसेप्ट बोलता है कि एक ठीक है एग्जामिनर पूछता है कि हमेशा क्या, देख लो ऑर्थो मेटा पैरा, ठीक है। तो मैं बता रहा ऑर्थो बना रहा हूँ, मेटा बना रहा हूँ, पैरा बना रहा हूँ। तो मैंने बोला अभी 60 डिग्री होता है बगल वाले में, तो ऑर्थो के बीच में कितना डिग्री हो जाएगा, 60, इसको बोलते हैं ऑर्थो, तो 60 डिग्री हो जाएगा। पैरा के बीच में कितना डिग्री होगा, पैरा तो दो गैप में, तो पैरा सॉरी मेटा के बीच में कितना डिग्री हो जाएगा, पैरा तो मेटा तो दो गैप में ना, एक गैप होगा दो गैप यानी कि 120 डिग्री पे मेटा, और पैरा तो तीन गैप पे, एक गैप दो गैप तीन गैप, तो मेटा तो 180 डिग्री, पैरा तो 180 डिग्री पे है ना। तो अभी हमारे पास आता है कि मैंने अभी क्या बोला, जब मेरा थीटा बढ़ेगा तो मेरे पास क्या होता है, थीटा बढ़ेगा तो क्या होता है, डायपोल मोमेंट घटेगा, यानी डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, थीटा बढ़ रहा है, डायपोल घटेगा, सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका हो जाएगा, ऑर्थो का, फिर मेटा का, फिर पैरा का। तो यही बोल रहा है, सवाल में पूछ रहा है कि क्या हमेशा ऐसा रहेगा कि हमेशा ऑर्थो का ज़्यादा रहेगा फिर मेटा करेगा पैरा करेगा, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाकर देखना है। क्यों, कभी कभी क्या होता है मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना, मैं पहले बता रहा हूँ कि मैंने क्या किया, ठीक है, मैंने समझाया क्या है, ठीक है, मैंने समझाया कि जो ऑर्थो हो जाता है वो 60 डिग्री पर रहेगा, जो मेटा जो मेरे पास हो जाएगा, ठीक है, वो 60 120 पर रहेगा, और जो पैरा रहेगा वो 180 पर रहेगा, ठीक है। तो हमें पता है जैसे जैसे मैं थीटा बढ़ाता हूँ मेरा cos थीटा घटेगा, cos थीटा
घटेगा तो मेरे पास क्या होगा, डायपोल मोमेंट भी घटेगा। तो डायपोल मोमेंट सबसे कम किसका, पैरा का हो जाएगा, फिर उसका हमने मेटा का, फिर उसका हमने ऑर्थो का, यानी कि ऑर्थो का सबसे ज़्यादा, फिर मेटा का, फिर पैरा का। लेकिन क्या हमेशा ऐसा वाला रूल फॉलो होगा कि ऑर्थो मेटा पैरा, नहीं, वो डिपेंड करेगा कि डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन कैसा है। समझो जब डायरेक्शन ऐसा रहेगा ना, डायरेक्शन की मतलब ये वाला लो रहेगा और ये वाला मेरे पास हाई रहेगा, तभी मेरे पास ये वाला मैं बोला ऑर्थो मेटा पैरा। लेकिन अगर उल्टा अपने को देखने को मिल जाए, मतलब ये जो कार्बन जो है, ये sp2 कार्बन का अगर डायपोल, अगर मैं ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा sp2 वाला, तो ऐसे हो जाएगा ऑर्डर, और ये एरो अंदर घुस जाएगा, ये एरो अंदर घुस जाएगा, तो अपने को देखना पड़ेगा स्ट्रक्चर बना के। इसलिए हमेशा ये रेट मत लेना कि हमेशा ऑर्थो का ज़्यादा, पैरा का, मेटा का, फिर पैरा का, नहीं, ये जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ कि हाँ ऑर्थो मेटा पैरा का ये जनरली ऐसा होता है, लेकिन हमेशा रटना नहीं है, स्ट्रक्चर बनाकर ही देखना, सेम टू सेम। सिस का ज़्यादा ट्रांस है, हमेशा रटना नहीं है, स्ट्रक्चर बनाकर ही देखना है, ठीक है, कि कटेगा कि नहीं, है ना। तो ये खाली जनरल ट्रेंड में बता रहा हूँ। फिर एक फार्मूला आ जाता है मेरे पास, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का डायपोल मोमेंट से अपन कैसे निकालते हैं। तो देख लो हमें पता ही है परसेंटेज कैसे भी अपन कैसे निकालते हैं, कि हमें समझ लो मार्क्स, मुझे 100 मार्क्स का पेपर है, 100 में से मुझे 15 मार्क आए, ठीक है, हमें परसेंटेज कैसे निकालो, नीचे लिखूंगा मैं बड़ा वाला नंबर, ऊपर लूँगा छोटा वाला नंबर इंटू 100, वही सेम टू सेम। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर में क्या लिख लेना, बड़ा वाला, नीचे लिख लेना बड़ा वाला डायपोल मोमेंट, ऊपर लिख लेना छोटा वाला डायपोल मोमेंट इंटू 100, खत्म कहानी, ठीक है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का भी अपने को फॉर्मूला समझ आ चुका है। अभी अपन देखेंगे झमाझम सवाल, और अपन रुकेंगे ही नहीं झमाझम सवाल, क्योंकि अपन ने सारे कंसेप्ट अभी तक सीख लिया। अभी हम सवालों के थ्रू पूरे के पूरे कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे, ठीक है। सवाल है क्या करेंगे, पूरे के पूरे अपन कंसेप्ट को अप्लाई करें। तो बेंजीन वाला अपने को कंसेप्ट पता है ना कि कौन कौन सा काटता है, जो sp होगा और जो sp2 रहेगा वही हमारा लीनियर और प्लेनर होगा, और तभी वो काटेगा एक दूसरे को। तो हम सवाल के थ्रू ही करते हैं कि हमारा कौन सा कटेगा और कौन नहीं कटेगा। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है अपने को,